हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में अभी देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। इसको क्वेश्चन में 3 नंबर में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक 3 में ए पूछा गया, ए नंबर, जो कि 10 नंबर में पूछा गया, यानी 10 मार्क्स में। और आपको बी भी पूछा गया है, जो कि डिराइव करने के लिए यहाँ बोल रहा है बी नंबर में, वो आपको 4 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ए प्री टेंशनड बीम 250 mm wide and 360 mm deep is pre-stressed by 10 wires of 8 mm dia, initially stressed to 1000 Newton per mm square. The centroid of the steel wires is located at 105 mm from the soffit. Then determine the maximum stress in concrete immediately after transfer, allowing elastic shortening of concrete only at the level of centroid of the steel. If, however, the concrete is subjected to additional shortening due to the creep and shrinkage, and the steel is subjected to relaxation of a stress of 5% of initial stress, find the final percentage of loss of stress in the steel wires. Take ES equal to 210 kilo Newton per mm square, EC equal to 36.85 kilo Newton per mm square, and phi equal to 1.60, and residual shrinkage strain equal to 3 into 10 to the power minus 4। यहाँ आपको क्वेश्चन में बीम के क्रॉस सेक्शन को आपको दे दिया गया है 250 बाई 360, और आपको टेंडन जो है वो 10 नंबर ऑफ वायर्स में है, जो कि 8 mm डायमीटर का है। और वो टेंडन इनिशियली 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेस से क्या है, प्री स्ट्रेस किया गया है। और उसका इसेंट्रिसिटी क्या है, बॉटम से दिया गया है 105 mm, यानी 100 फीट से। तो आपको न्यूट्रल एक्सिस से निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस आपको कंक्रीट में फाइंड करना है आफ्टर ट्रांसफर के बाद, यानी दो कंडीशन होते हैं, एक एट ट्रांसफर और एक लोडिंग के बाद, यानी एट सर्विस कंडीशन या एट वर्किंग कंडीशन पे। कब निकालना है आपको ट्रांसफर पे? तो ट्रांसफर पे तो हम लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसफर पे स्ट्रेस निकालिए जब इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट और एडिशनल शॉर्टनिंग जो है सो क्रीप के कारण जो होता है वो, और श्रिंकेज और रिलैक्सेशन के कारण कुछ लॉस होने के बाद आपको स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ चलिए हम इसको सॉल्यूशन को हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे। एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे। क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया गया है 250 बाई 360 mm स्क्वायर। उसके बाद आपको एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील कितना है, 10 नंबर दिया गया है और 8 mm का डायमीटर में। और इनिशियल स्ट्रेस आपको 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है। इसेंट्रिसिटी आपका 105 mm दिया गया है, बॉटम से नीचे से 105 mm दिया गया है। लेकिन इसेंट्रिसिटी हम कहाँ से निकालते हैं, इस CGS यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, यानी यहाँ से हम निकालते हैं, और टेंडन के बीच का जो दूरी होता है वो। तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा, 360 का हाफ माइनस 105, 360 का हाफ माइनस 105 करेंगे तो 75 mm आएगा CGC से, न्यूट्रल एक्सिस से टेंडन का दूरी।
और ES का वैल्यू आपको दे दिया गया है, यहाँ EC का भी वैल्यू दे दिया गया है, और फाई यहाँ पर है क्रीप कोफिशियंट जो कि 1.60 दिया गया है। उसके बाद श्रिंकेज स्ट्रेन आपको 3 × 10⁻⁻4 दे दिया गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कितना लॉस हुआ है इसमें, 4 लॉस आपको निकालने के लिए इसमें बोल रहा है 4 लॉस, एक श्रिंकेज, एक शॉर्टनिंग और एक रिलैक्सेशन और एक क्रीप के कारण लॉस होने के बाद आपको ट्रांसफर पे स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले मॉडुलर रेशियो निकालेंगे। तो मॉडुलर रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। तो यहाँ 210 दिया गया है ES का वैल्यू और EC का वैल्यू 36.85 दिया गया। तो यहाँ से मॉडुलर रेशियो का वैल्यू आ गया 5.7। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कितना लग रहा है इनिशियली वो फाइंड कर लेंगे। तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया आपको 10 नंबर दिया गया है टेंडन और 8 mm का डायमीटर है, तो 10 × π/4 × 8 का होल स्क्वायर इंटू इनिशियल स्ट्रेस आपको दे दिया गया है 1000। तो यहाँ से आपको प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो 502.655 किलो न्यूटन आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम स्ट्रेस निकालेंगे यहाँ कंक्रीट में। ये दिया गया है स्टील में इनिशियल स्ट्रेसिंग किया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, लॉस निकालने के लिए आपको कंक्रीट में स्ट्रेस निकालना होता है। तो कंक्रीट में हम स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड से। और जो स्ट्रेस निकालेंगे वो स्टील के सेंटर पे यानी स्टील के लेवल पे हम निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा P/A प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस P × E बाय I/Y होता है, यानी Z का वैल्यू यहाँ लेते हैं PE/Z। लेकिन यहाँ पर Z हम कहाँ लेंगे, तो स्टील के लेवल पे लेंगे, टेंडन के लेवल पे। तो लेवल पे लेने के लिए हमको Y यानी Y नहीं लेना होता है, इस Y के जगह पे हमको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेना होता है। तो इसीलिए हम I/E लिखें। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, P का वैल्यू 502.655 पुट करेंगे, A का वैल्यू 250/360 पुट करेंगे, P का वैल्यू अगेन 502 पुट करेंगे यहाँ पे, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपको 75 ऊपर में फाइंड किया गया है। और I जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का BDQ/12 होता है। तो B आपको 250 दिया गया है और D 360 दिया गया है, और यहाँ पे बाय E का वैल्यू कितना है 75। तो यहाँ 75 पुट कर देंगे। तो यहाँ से FC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 5.585 प्लस 2.908। तो फाइनली FC का वैल्यू आपको 8.493 न्यूटन पर mm² आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण जो होता है लॉस, वो होता है फॉर्मूला मॉडुलर रेशियो इनटू FC यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो यहाँ मॉडुलर रेशियो ऊपर में आप फाइंड किए हैं 5.7, यहाँ 5.7 फाइंड किए हैं मॉडुलर रेशियो का वैल्यू, और FC का वैल्यू 8.49। तो यहाँ पर M का वैल्यू 5.7 और FC का वैल्यू 8.493 हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग आ जाएगा आपको 48.41 न्यूटन पर mm²। अगेन शॉर्टनिंग के बाद बोला गया है कि क्रीप के कारण भी कंक्रीट जो है सो क्रीप के कारण कंक्रीट में कितना लॉस होगा वो भी निकालना है। तो क्रीप के कारण जो लॉस होता है वो होता है M × phi × FC, यानी इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण जो होता है उसमें फाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही क्रीप के कारण लॉस हो जाता है। तो यहाँ M का वैल्यू 5.7, फाई का वैल्यू 1.6 क्रीप कोफिशिएंट, और FC का वैल्यू 8.493। तो यहाँ से आपको क्रीप लॉस हो जाएगा 77.456 न्यूटन पर mm²। उसके बाद आपको लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो वो होता है स्ट्रेन यानी श्रिंकेज स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो श्रिंकेज का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे श्रिंकेज का वैल्यू यहाँ दे दिया गया है 3 × 10⁻⁴।
तो यहां से हम 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एस का वैल्यू 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में दिया गया है, तो इसको हम न्यूटन में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको श्रिंकेज के कारण जो लॉस होगा वो 63 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का होगा। ओके, नेक्स्ट आपको लास्ट निकालना है रिलैक्सेशन के कारण जो है सो कितना लॉस हुआ। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इनिशियल स्ट्रेस का 5% लॉस हो जाता है रिलैक्सेशन के कारण। तो 5/100 इंटू इनिशियल स्ट्रेस आपको 1000 दे दिया गया है। तो यहाँ से आपको रिलैक्सेशन के कारण जो लॉस होगा वो 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, चार लॉस निकाल लिए, अब चारों को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लॉसेज निकल जाएगा। तो 48.410 प्लस 77.456 प्लस 63 प्लस 50 को ऐड करेंगे तो यहाँ 238.866 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आपको टोटल लॉस हो जाएगा। आपको इनिशियल स्ट्रेस दिया गया है 1000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और यहाँ पर लॉस हो रहा है आपको 238.866। तो ये इनिशियल स्ट्रेस का कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या किए हैं, 238.866 बाय 1000 इंटू 100 किए हैं, तो 23.88% आपका इनिशियल स्ट्रेस का लॉस क्या हो जाता है। तो आपको यहाँ पर के का वैल्यू निकाल लेना है। के का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस परसेंटेज लॉसेज। परसेंटेज लॉसेज 23.88 है, तो इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो 0.2388 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू 0.7612 आएगा। तो यहाँ हम फाइनली राउंड ऑफ में लिखे हैं 0.76 के का वैल्यू लिखे हैं। अब यहाँ से इनिशियल स्ट्रेस को कंसीडर करके हम इफेक्टिव लोड निकालेंगे कि इफेक्टिव इनिशियल लोड आपको कितना 502 पॉइंट, यहाँ इनिशियल लोड आपको कितना लग रहा है इस स्ट्रेस के कारण 502.655 किलो न्यूटन लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ लॉस हो गया है 23.88%। तो उस लॉस होने के बाद उसमें लोड कितना आपको एक्ट हो रहा है, तो वो लोड होता है के इंटू इनिशियल लोड। तो के का वैल्यू 0.76 इंटू 502.655। तो यहाँ से इफेक्टिव लोड आपको निकल जाएगा 382.017 किलो न्यूटन। बट आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि इतना लॉस होने के बाद आपको ट्रांसफर पे कितना स्ट्रेस कंक्रीट में आ रहा है वो फाइंड करना है। तो कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आ रहा है वो क्या निकालते हैं, हम स्ट्रेस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सिग्मा टॉप या बॉटम, यहाँ पर आप एफ सी भी लिख सकते हैं, एफ सी या टी, यानी कंप्रेशन में या टेंशन में। यहाँ हो जाएगा पीई बाय ए, या पीई के जगह आप के इंटू इनिशियल पी लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको वैल्यू यही आएगा, माइनस प्लस पी इंटू ई इसेंट्रिसिटी बाई जेड। तो यहाँ पर पीई का वैल्यू 382.017 किलो न्यूटन लिखे हैं बाय 250 इंटू 360 माइनस प्लस, ऊपर में माइनस और बॉटम में आपको प्लस कंप्रेशन लेना है। पी का वैल्यू फिर यहाँ हम पुट कर देंगे और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 75 और जेड का वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है BD स्क्वायर बाय 6। तो बी का वैल्यू ये 250 और डी का वैल्यू 360 हम पुट कर देंगे यहाँ। तो सिग्मा टॉप और बॉटम 4.244 माइनस प्लस 5.305 आ जाएगा, जो कि टॉप में जो स्ट्रेस निकल रहा है वो निकल रहा है माइनस 1.061 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और बॉटम में निकल रहा है 9.549 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है अगेन कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो मैक्सिमम इस दोनों में कौन है 9.549। तो यहाँ हम लिख देंगे hence maximum stress in concrete at transfer after all losses, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, after elastic shortening due to creep, रिलैक्सेशन, श्रिंकेज, इतने लॉस होने के बाद जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है 9.549 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी में चलना है। 3 के बी में आपको पूछा गया है derive the loss due to elastic shortening of concrete। आपको कंक्रीट में जो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण लॉस होता है वो फॉर्मूला आपको डेराइव करने के लिए बोला है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए बी एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है जिसका लेंथ एल दिया गया है और क्रॉस सेक्शन बी बाई डी का है। केस 1 में यहाँ पर हम प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग दो होता है, तो यहाँ हम प्री टेंशनिंग का चर्चा करेंगे। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि पोस्ट टेंशनिंग में आपको वायर को 1 बाय 1 खींचने से लॉसेज होता है, बट आपको टोटल वायर को एक साथ यदि हम स्ट्रेस करेंगे तो लॉस नहीं होता है। तो थ्योरी टाइप है, इसमें हम फॉर्मूला जो होता है वो प्री टेंशनिंग में जो है सो ड्राइव करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ हम पहला केस मान लेंगे कि इस बीम में जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है, यानी इसेंट्रिसिटी 0 पे। तो इस फोर्स के कारण कंक्रीट में शॉर्टनिंग होगा, और वो शॉर्टनिंग कितना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे कि किसी भी पी लोड के कारण जो चेंज इन स्ट्रेन होता है या चेंज इन लेंथ होता है वो कितना होता है, तो वो होता है पी एल बाई ए ई। ए यहाँ कंक्रीट का लेंगे और ई सी ई भी कंक्रीट का लेंगे, क्या कि कंक्रीट में शॉर्टनिंग हो रहा है। तो यहाँ डेल एल का क्या हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया, बट हमको स्ट्रेन का जरूरत है यहाँ पर लॉस निकालने के लिए। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ पी एल बाई ए ई निकाल लिया यहाँ, पी एल बाई ए और बाय एल, तो एल और एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली स्ट्रेन का वैल्यू आएगा पी बाय ए ई। अब लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस हम जानते हैं कि स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है। तो यहाँ स्ट्रेन का वैल्यू P बाय ए ई निकल गया है और ई एस का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P बाय ए सी को अलग लिखेंगे और ई एस बाई ई सी को अलग लिखेंगे। तो ई एस बाई ई सी को हम बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, तो यहाँ M लिख देंगे हम, और P बाय ए इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं, और एरिया कंक्रीट का तो स्ट्रेस लगेगा कंक्रीट में। तो यहाँ से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाएगा आपको M इंटू एफ सी। बट यहाँ पर हम एक्सटर्नल लोड कंसीडर अभी नहीं किए, ठीक। जब एक्सटर्नल लोड इस पे दिया रहेगा तब जाकर के एफ सी का वैल्यू कुछ और अलग हो जाएगा, तो वो हम सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में है कि इफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज एक्टिंग एट एन इसेंट्रिसिटी ई फ्रॉम सीजीसी। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है केस 2 में वो न्यूट्रल एक्सिस इसको बोल सकते हैं आप, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, और इसको सीजीएस बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील। यहाँ ई इसेंट्रिसिटी पे आपको फोर्स लगाया गया है। तो लॉस हम ऊपर में यहाँ पर लिए हैं एम इंटू एफ सी होता है, एम इंटू एफ सी। बट यहाँ पर एफ सी क्या हो जाएगा, इस एंड पे यानी सपोर्ट पे स्ट्रेस कुछ अलग आएगा, और इस लोड के कारण मिडल सेक्शन में सेंटर में स्ट्रेस का वैल्यू कुछ अलग आएगा। तो अलग अलग जो आएगा तो हमको अलग अलग पुट करना नहीं है, यहाँ आपको एवरेज स्ट्रेस लेकर के चलना है। तो यहाँ जो आएगा वो स्ट्रेस और यहाँ जो आएगा सेंटर में वो स्ट्रेस आपको एवरेज करके यहाँ पर पुट कर देना है, एफ सी एवरेज, तो वही लॉस निकल जाएगा। तो वो एफ सी एवरेज कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ सबसे पहले इंड पे हम निकाल लेंगे एफ सी कितना लग रहा है। तो इंड पे कितना लग रहा है, पी फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंक्रीट, ये हो जाएगा पी बाई ए प्लस कुछ इसेंट्रिसिटी पे है तो P इंटू ई बाय आई बाई ई। यहाँ पर हम जेड टोटल को बोलेंगे, यानी जेड है टेंडन के लेवल पे, स्टील के लेवल पे। यहाँ हम क्रॉस सेक्शन का हाफ वाई नहीं लिए हैं क्योंकि हमको बोला गया क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे हम टेंडन पे स्ट्रेस हम निकालते हैं जब लॉस निकालते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ई का वैल्यू पुट किए हैं। तो एफ सी वन हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, और एफ सी टू मिडिल में कितना हो जाएगा, इस पी के कारण डायरेक्ट एक स्ट्रेस लगेगा पी बाई ए प्लस इसेंट्रिसिटी के कारण पी इंटू ई बाय आई बाई ई लगेगा स्ट्रेस, और इस लोड के कारण नीचे में कुछ माइनस में जाएगा, स्ट्रेस लगेगा, टेंशन होगा,
तो टेंशन के लिए यहाँ माइनस हम लिखेंगे मोमेंट, यानी इस लोड के कारण जो मोमेंट हुआ वो बाय आई बाय ई। तो यहाँ से FC2 निकल गया। अब एवरेज निकालेंगे कैसे? तो यहाँ FC1 और FC2 दोनों इक्वल रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, FC1 और FC2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन FC1 छोटा हो गया FC2 से, या FC1 बड़ा हो गया FC2 से, तो हम कैसे एवरेज फाइंड करेंगे? तो यहाँ हम पहला केस लिखे हैं, FC1 यदि बड़ा है FC2 से, यहाँ दिखाया गया डायग्राम में कि FC1 बड़ा है FC2 से, FC2 से, ये FC2। यहाँ हम STS एवरेज कैसे निकालेंगे? तो FC1 और FC2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एवरेज STS निकल जाएगा। यानी FC1 बड़ा रहे FC2 से, तो FC एवरेज होगा FC1 प्लस FC2 बाय 2। तो लॉस कितना हो जाएगा आपको, M इंटू FC एवरेज। और यदि केस 2 में यदि FC1 छोटा है FC2 से, यदि FC1 इस FC2 से छोटा है, तब जो हो जाएगा वो हो जाएगा FC1 ये स्ट्रेस प्लस इस पैराबोला का एरिया। कितना हो जाएगा? पैराबोला का एरिया होता है 2/3 होता है। तो FC1 प्लस 2/3, और ये हाइट कितना है, हाइट है FC2 माइनस FC1 घटा देंगे तो ये पैराबोला का हाइट हो जाएगा। तो 2/3 इंटू FC2 माइनस FC1। यहाँ से भी हम लॉस ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं M इंटू FC एवरेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल पे नए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।